मैं प्रोफेसर जसवंत सिंह, प्रोफेसर मैं पर्यावरण विज्ञान का हूँ और आज मैं BEAV जो कि आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ है उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूँगा। जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो आपका सिलेबस है उसका कोड है आपका 10181 एनवायरमेंटल स्टडीज़। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में हूँ और वहाँ पर पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान संस्थान नाम का एक इंस्टीट्यूट है जिसका कि मैं निदेशक हूँ। ये विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थापित है। आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वह ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज पर है जो कि कोर्स में आपके है। और ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज को हम क्यों ग्लोबल कहते हैं, पहले ये जानना आवश्यक है कि जो ग्लोबल पर्यावरणीय समस्याएं हैं ये क्या है। ये ग्लोबल पर्यावरणीय समस्याएं वो है जो कि जिस कंट्री में या जिस देश में ये हैं या जिस देश की ये प्रॉब्लम है ये उसकी बाउंड्री से बाहर है, माने उस देश के बाहर है। केवल ये उसी देश तक सीमित नहीं है बल्कि ये अन्य देशों में या यहाँ तक कहा जा सकता है कि ये विश्व के बहुत सारे देशों को प्रभावित करती है। और इसके समाधान के लिए भी जो इसके सॉल्यूशंस हैं या निराकरण हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं, तभी इन समस्याओं का समाधान होता है। जो सिलेबस में है वो आपके ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है माने ओजोन का क्षरण, एसिड रेन माने अम्लीय वर्षा। तो इनके ऊपर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्लाइमेट के बारे में जानना है कि क्लाइमेट क्या होती है। क्लाइमेट एक एटमॉस्फेयर की एक कंडीशन है जिसको कि हम एक लंबे समय तक जिसका कि हम अध्ययन करते हैं। लंबे समय तक जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वहाँ की जो वेदर एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो वेदर है वो कैसे है और वो किस प्रकार है, कैसे वो प्रभावित हमारे जीवन को करता है, इसका हम अध्ययन करते हैं क्लाइमेट में। एटमॉस्फेयर उस स्थान का छोटे समय तक नापा गया जो पैरामीटर्स हैं वो होते हैं। और जैसे कि इसमें हम जिन चीज़ों को नापते हैं उसमें तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, मॉइस्चर इत्यादि है। और ये सब आपस में मिलके माने तापक्रम, आर्द्रता और वर्षा जिसको कि प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, ये वहाँ की क्लाइमेट को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, उसका प्रभाव किस प्रकार से मानव के ऊपर पड़ता है। सर्वप्रथम हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जैसा कि आपने कई जगह देखा होगा, ठंडे प्रदेशों में देखा होगा कि वहाँ पर खेती के लिए या फूलों के उगाने के लिए शीशे के बने हुए ग्लास के हाउस होते हैं, शीशे के बने हुए होते हैं और उसके अंदर हम पौधा उगाते हैं क्योंकि ये ठंडे स्थानों में यह ज़्यादा किया जाता है। ठंडे स्थानों में जो टेम्परेचर है बहुत कम होता है और पौधे उतने कम तापमान पर नहीं अच्छी तरह पैदा होते हैं या उनकी पैदावार अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए ये कोशिश की जाती है कि उनको हम ग्लास से ढक। इसी प्रकार का प्रभाव हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो पूरे पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वो सन से आता है, माने सन से आता है। और यह प्रकाश जब सूर्य से चलता है और हमारे तक आता है तो इसका काफी हिस्सा जिसको कि हम 1/3 भाग बोलते हैं, ये 1/3 भाग वापस स्पेस में ही चला जाता है। करीबन 20% ये हमारे जो एटमॉस्फेयर की जो गैस है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी का बचा हुआ हिस्सा माने उस जो सूर्य का जो रेडिएशन है, जो किरणें हैं, वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं और वो हमारी पृथ्वी के द्वारा उनको अवशोषित कर लिया जाता है। हमारी पृथ्वी इन किरणों को
अवशोषित करती है और अवशोषित करने के बाद इंफ्रारेड रेडिएशन या लॉन्ग वेव रेडिएशन वो निकालती है, और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारी पृथ्वी से बाहर जाता है। ये पृथ्वी से बाहर जाना तभी संभव है जबकि इनको पृथ्वी के वातावरण में या पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में से इनको बाहर निकलने दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि हमारे पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है उसके में बहुत सारी गैसें होती हैं, और उन गैसों की वजह से ये सारे के सारे जो पृथ्वी से निकले हुई इंफ्रारेड रेडिएशन है या ये रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करते हैं, और ये वृद्धि काफी अधिक हो सकती है अगर पृथ्वी के वायुमंडल में ये गैसों की सांद्रता अत्यधिक है। और इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर जो तापमान है वो -18 से +15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर ये टेम्परेचर जो कि तापमान -18 से +15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर नहीं होता तो पृथ्वी पर जो जीवधारी हैं इनका रहना संभव नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारे पृथ्वी की तरह अन्य ग्रह भी हैं, या तो वहां पर अत्यधिक गर्मी है या वहां पर अत्यधिक ठंडक है, जिसकी वजह से वहां पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर की जो तापक्रम है वो जीवों के लिए या जीवन व्यापन के लिए बहुत ही उनके शरीर की बनावट के हिसाब से या उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से है। इसलिए ये जो हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं उनकी सांद्रता या उनकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये जो पृथ्वी से लॉन्ग वेव रेडिएशन या जो लंबी तरंगदैर्घ्य की किरणें हैं ये वापस किन गैसों की वजह से नहीं जाती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर के रूप में होती हैं। और इसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें पानी का जो रोल है या जो जल वाष्प है इसका जो रोल या इसका जो मात्रा है वो 2/3 होती है, जो कि काफी अधिक है। और इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करती है। इसके अलावा और बहुत सारी गैसें हैं जिसमें कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये भी हमारे वायुमंडल में होती हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को पृथ्वी से बाहर निकलने में रोकने का काम करती है। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन का उतना अधिक इसमें रोल नहीं होता जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प का होता है। अब सवाल ये आता है कि ये क्यों गैसें जो ये ग्रीन हाउस गैस है ये क्यों बढ़ रही हैं। तो यहाँ बताना चाहूँगा कि ये गैसेस हमारी मानव की एक्टिविटीज के द्वारा मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा ही ये बढ़ रही हैं। जैसे कि हम जंगलों को काटते हैं या हम पेड़ों को काटते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है। साथ साथ में हम ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, माने हम कोयला जलाते हैं या हम तेल या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक निकलती है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी सांद्रता में जो बढ़ोतरी होती है वो मानव के कार्यकलापों से सीधे तरीके से जुड़ी हुई है, और हम ऐसे क्रियाएं करते हैं या हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये लगातार हमारे वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या सांद्रता जो कि लगातार बढ़ रही है इसकी वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही
जो लगातार पृथ्वी के टेम्परेचर में या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग माने कि हमारे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे कभी बुखार होता है तो मनुष्य का तापमान बढ़ जाता है और वो असहज हो जाता है, माने उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और फिर उसको डॉक्टर के पास जाके दवाई लेने आवश्यक हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर हमारे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहेगा, माने कि ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अभी मैं आगे चल के प्रकाश डालूंगा कि वो हमारे लिए या हमारे आने वाली और जो पीढ़ियां हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि पिछले समय में 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक की पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है। और अगर हम और अध्ययन करें तो ये देखते हैं कि 1850 से अभी तक 2000 और 2010 का जो समय है वो सबसे अधिक गर्म रहा और वर्ष 2005 और 2010 अन्य वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा गर्म या सबसे अधिक तापमान वाले वर्ष साबित हुए। जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, तो ऐसा क्या है कि हम इतना चिंतित हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, माने कि हमारे पृथ्वी का अगर तापमान बढ़ रहा है तो इससे हमारे क्लाइमेट है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और ये विपरीत प्रभाव इस प्रकार से भी है, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग पानी से घिरा हुआ है, माने वहां पे समुद्र है। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो समुद्र है उनमें जल स्तर का बढ़ रहा है, माने समुद्रों में जल का बढ़ना, और ये जल का जो स्तर है माने सी लेवल है, ये 0.5 से 1 मीटर तक की वृद्धि कर सकता है। और ये वृद्धि होने से क्या होगा कि जो ऐसे राष्ट्र हैं या ऐसे शहर हैं जो कोस्टल एरिया के या तटीय क्षेत्रों के किनारे बसे हुए हैं, वहां पर अत्यधिक बाढ़ आ सकती है, या वहां पर जो पानी का जल स्तर बढ़ने से वो शहरों के अंदर पानी काफी अंदर तक आ सकता है और बाढ़ आने पर ये पानी बहुत अधिक लोगों को प्रभावित कर सकता है, खेती को प्रभावित कर सकता है, वहां के रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा और वहां पर जो बिल्डिंग्स हैं, सड़क हैं इत्यादि, उन सबको भी वो खराब करेगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अधिक बारिश होगी और कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अधिक सूखा होगा। ये सभी आप अगर ध्यान से देखें तो पिछले विगत कुछ वर्षों में आप इसको महसूस भी कर रहे होंगे, इसको आप देख भी रहे होंगे। इन सभी कारणों से क्या होगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, माने जो हमारी कृषि की उत्पादकता है, उसमें कमी आएगी। हमारा जो अनाज है वो कम हमें उपलब्ध होगा। दालें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं और अन्य प्रकार की जो चीजें जिसकी की मानव को आवश्यकता है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि खेतों से प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और जो जंगल है, जंगल भी इससे प्रभावित होंगे। कोस्टल एरियाज में माने तटीय क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में वन भी है और वनों के अंदर पानी भरने से या सूखा पड़ने से उनकी प्रोडक्टिविटी माने उनकी उत्पादकता में भी कमी आएगी। इसी प्रकार से अगर हमारे क्लाइमेट में, वातावरण में अगर सांद्रता अधिक होगी, जल मात्रा अधिक होगी, तो यह देखा जाता है कि जो बीमारियां हैं जैसे कि मलेरिया है, ज्यादा जब बारिश होती है तो ये बीमारियां भी बहुत अधिक फैलने लगती हैं। डेंगू है, येलो फीवर है, इंसेफ्लाइटिस इत्यादि है, इनमें भी वृद्धि होती है और ये सब बीमारियां भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। और इससे पिछले कुछ समय में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु तक भी होती है। डेंगू भी एक खतरनाक बीमारी के रूप में सामने आया है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी वैसे वैसे ये देखा गया है, अध्ययन किया गया है
कि मच्छरों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले कई दशकों में ये देखा गया है कि ग्रीनलैंड और जो एंटार्क्टिका है वहाँ की बर्फ भी पिघली है और हमारे पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं या वहाँ पर जो जमी हुई बर्फ है वो भी लगातार पिघल रही है, जिसके पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। न केवल भारत में बल्कि भारत से दूर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ है वो भी पिघल रही है। उस बर्फ के पिघलने से जो बर्फ का पानी है वो पृथ्वी के चारों तरफ समुद्र में एकत्र हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और ये जल स्तर में वृद्धि होने से जो तटीय देश हैं या तटीय प्रदेश हैं उनके जीवन के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि 1901 से 2010 तक जो समुद्र का जो जल स्तर है उसमें 0.19 मीटर तक की वृद्धि हुई है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, आपने पहले कुछ समय पहले अखबारों में या रेडियो में या टीवी चैनल में ये देखा होगा कि चेन्नई में किस प्रकार से बाढ़ आई और मुंबई में किस प्रकार से बाढ़ आई, और वो बाढ़ इतनी ज्यादा नुकसानदायक थी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे ना केवल उनको उनके जीवन को खत्म किया बल्कि जो वहाँ की इंडस्ट्री थी या जो वहाँ के औद्योगिक फैक्ट्रियाँ थी और वहाँ की सड़कें थी या वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, खेती थी, उन सबको भी अत्यधिक प्रभावित किया। तो पूरे विश्व में लोग बाग इन सब चीजों से बहुत चिंतित हैं कि किस प्रकार हम ये जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसको हम किस प्रकार से कम करें। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है, उसको मई 1992 में शुरू किया, जिसमें कि शुरुआती दौर में 50 कंट्री माने पूरे विश्व की 50 कंट्री ने उसको अपने सिग्नेचर किए और उसको माना। इस समय करीबन 160 देश, पूरे विश्व के 160 देशों ने इस संधि के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए हैं और ये कहा है कि हम सभी देश वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैस है जो कि अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई है, जिससे कि मानव का जीवन खतरे में आ गया है, उसको हम कम करना चाहते हैं। उसको किस प्रकार से कम करेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसा कि मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर या जल वाष्प, इन सब की मात्रा में धीरे धीरे वो कमी लाएंगे और इस कमी को इस प्रकार से लाएंगे कि इकोसिस्टम पर या पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव ना पड़े और जो फूड प्रोडक्शन है, हमारे जो हमारा अन्न उत्पादन किया जा रहा है, उसमें भी कमी ना आए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा होता रहे। तो न केवल भारत बल्कि विश्व के सभी देश ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज हैं वो किसी एक देश के नहीं हैं, बल्कि वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि विश्व के सभी देश एक साथ मिलके इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में अपना सहयोग दें और उसको जितना जल्दी हो उसको कम करें। दूसरी जो पर्यावरणीय समस्या है, मीन्स इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जिसको कि हम ग्लोबल लेवल से नाम से जानते हैं, उसको हम अम्लीय वर्षा या एसिड रेन के नाम से भी कहते हैं। और एसिड रेन का मतलब है कि आसमान से ऐसी बारिश होना जिसमें कि एसिड मिला हुआ हो। यहाँ पर ये स्पष्ट करना जरूरी है कि जो प्रदूषण है वह हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में वायु प्रदूषण के द्वारा फैल रहा है और वातावरण में या वायुमंडल में इस प्रकार की गैसें खुली हुई हैं
जिससे कि जब बारिश होती है तो बारिश के साथ में ये अम्ल भी उस बारिश के पानी में घुल जाता है। सामान्यतः जो जल जिसको कि हम डिस्टिल वाटर कहते हैं उसका pH 7 होता है, लेकिन जो एसिड वाली या जो अम्लीय चीजें होती हैं उनका pH 7 से कम होता है। ये जो अम्लीय वर्षा है ये pH अगर इसका आप नापेंगे तो इसका pH 5.7 से कम होना चाहिए या कम होता है। इसमें वर्षा होती है, इसमें जो बर्फ गिरती है उसको भी हम एसिड रेन बोलते हैं, यहाँ तक कि फॉग उसको भी हम एसिड रेन बोलते हैं। और ये एसिड रेन दो प्रकार की होती है, एक तो वेट माने गीली और एक ड्राई माने शुष्क। तो गीली और शुष्क दो प्रकार की डिपोजिशन या दो प्रकार की अम्लीय वर्षा होती है। और जो गीली अम्लीय वर्षा होती है उसमें जैसा कि मैंने बताया कि उसमें पानी है या बर्फ है या फॉग है। इसके अलावा जो शुष्क है उसमें कणों के रूप में माने अम्ल के कण होते हैं या वो गैस के रूप में होते हैं, सूखे हुए क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं। वह उनको मॉइस्चर नहीं मिलती है और वह हमारे बिल्डिंग के ऊपर या जो हमारी वाटर बॉडीज हैं माने या जो हमारी क्रॉप्स हैं माने जहाँ हमने सब्जियों को लगाया हुआ है या जो हमारी फसलें हैं उनके ऊपर आके जम जाते हैं। और जब पानी आता है या जब उनके ऊपर मॉइस्चर आती है या नमी आती है तो वह फिर से जो है जलीय एसिड रेन के रूप में आ जाते हैं। और जब ज्यादा बारिश होती है तो ये शुष्क जो एसिड है ये हमारे तालाबों में, हमारी झीलों में और हमारी नदियों तक पहुंच जाते हैं। ये अम्लीय वर्षा हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि ये पौधों को, मिट्टी को और मिट्टी के अंदर और जल के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों को प्रभावित करती है। इसके प्रभावों को अगर हम देखें तो हम पहले ये जानेंगे कि जो अम्ल है इसमें किस प्रकार के अम्ल होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक नाइट्रिक अम्ल होता है, इंटर में आप लोगों ने अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा। एक नाइट्रिक अम्ल है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये दोनों ही अम्ल ये अम्लीय वर्षा में शामिल होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये अम्ल जो नाइट्रिक एसिड है या जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कहाँ से आता है। तो हमारे वायुमंडल में जब प्रदूषण से या वायु प्रदूषण से गैसें निकलती हैं उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन में नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। और ये दोनों ऑक्साइड्स माने नाइट्रोजन के और सल्फर के ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड्स जंगलों में आग लगने से और हमारे जो पावर हाउस हैं या जो हमारे ट्रांसपोर्ट में जो हमारी मोटर्स चलती हैं, हमारे जो वाहन चलते हैं उनसे निकलते हैं। इसी प्रकार से जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं ये जो हमारी गाड़ियां चलती हैं, स्कूटर, कार, बस, ट्रक इत्यादि, इनसे ऑक्साइड्स निकलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड। साथ साथ में हम जहाँ पर कि फॉसिल फ्यूल जलाते हैं माने कोयला जलाते हैं या हम पेट्रोलियम उत्पादों को यूज करते हैं वहाँ पर भी ये सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों भी बहुत ही शक्तिशाली एसिड हैं और किसी भी चीज के ऊपर गिरते हैं तो वहां पर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? वैसे तो अम्ल का प्रभाव आपने अपने जीवन में कभी ना कभी देखा होगा कि कभी किसी जगह फर्श के ऊपर या कपड़े के ऊपर या कई बार प्रैक्टिकल करते समय बच्चों के कपड़ों के ऊपर भी ये अम्ल गिर जाते हैं। तो
जब ये अम्ल गिरते हैं तो वहां पर ये उसको जला देते हैं, माने कपड़े को जला देंगे या जो जिस जगह गिर रहे हैं उसको जला देते हैं। ये ऐसे वर्षा माने अम्लीय वर्षा जब हमारे खेतों में पहुंचती है तो वहां पर खेतों में और या जंगलों में उसकी उत्पादकता के ऊपर विपरीत प्रभाव डालती है। उसमें मिट्टी में जिसमें कि हमारे ये पौधे उगते हैं या जिसमें हम फसलें उगाते हैं उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स अम्लीय वर्षा के साथ में निकल जाते हैं या बह जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हैं और फंगस है जो कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में माने नाइट्रोजन साइकिल में, कार्बन साइकिल में या आपने नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र इत्यादि को पढ़ा होगा तो इसमें इनका बहुत ही सराहनीय योगदान होता है। लेकिन अगर अम्ल मिट्टी में आ जाए या मिट्टी में अम्ल गिर जाए, हमारी भूमि में अगर अम्ल आ जाए तो उसकी उत्पादकता कम हो जाती है क्योंकि ये बैक्टीरिया और कवक फंजाई ये मर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मिट्टी की उत्पादकता में कमी आती है और जितनी हम फसलों की अपेक्षा करते हैं कि हमारी पैदावार इतनी अधिक होगी उतनी हमारी पैदावार हो नहीं पाती है। इसी प्रकार से ये अम्लीय वर्षा जब हमारी नदियों में, हमारे तालाबों में और हमारे पोखरों में या हमारी झीलों में पहुंचता है तो वहां पर भी ये प्रभाव डालता है। वहां पर जो पानी के अंदर जीवधारी हैं वहां पहुंचकर, जीवधारियों में पौधे भी हैं और मछलियां भी हैं और अन्य बहुत से भी जीवधारी उसमें रहते हैं, लेकिन जब ये अम्लीय जल उस जल में पहुंचता है तो उस जल के पीएच को भी ये कम कर देता है। ऐसी दशा में बहुत लंबे समय तक अगर ये अम्ल का जल वहां पर रहता है तो ये मछलियां और पौधे वहां से लुप्त हो जाते हैं या मर जाते हैं और मछलियां इत्यादि किसी अन्य स्थान पर अगर जा सकते हैं तो चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन जलीय स्थानों पर पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल खराब हो जाता है, इकोसिस्टम वहां का डिस्टर्ब हो जाता है। इसी प्रकार से ये अम्लीय वर्षा मानव के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ये मानव के फेफड़ों को, मानव की श्वसन प्रक्रिया को भी या जो हमारे सांस लेने के रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी प्रभावित करती है। जो आपका शुष्क अम्ल है, अम्लीय वर्षा है, वो हवा में उपस्थित रहता है और मानव अपने सांस के द्वारा उसको अंदर ले लेता है, जिसके कारण हमें एस्थमा, ब्रोंकाइटिस या हृदय से संबंधित रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये आवश्यक है कि किस प्रकार से हम इन चीजों को, जो अम्ल है उसको हम कम कर सकें। यहाँ पर एक प्रभाव के बारे में, अम्लीय वर्षा के एक प्रभाव के बारे में आप सबने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा या आपने सुना भी होगा कि आगरा में ताजमहल है और ये ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए पूरे संसार में जाना जाता है और यहाँ पर प्रति वर्ष लाखों की संख्या में देश से और विदेशी लोग यहाँ पर इस ताजमहल को, इसकी ताजमहल की खूबसूरती को देखने आते हैं। लेकिन अभी हाल में ये पता चला है कि अम्लीय वर्षा के कारण इसकी अब खूबसूरती या जो इसकी चमक है उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मार्बल का बना हुआ है और मार्बल के ऊपर जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा है, उसका प्रभाव बहुत अधिक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारी बिल्डिंग्स या हमारी जो इमारतें हैं यहाँ जहाँ हम रहते हैं, या रेलवे के ब्रिज हैं और स्टैचू हैं, आपने देखा होगा कि शहरों में जगह जगह पे मूर्तियां बनी हुई हैं जिसमें कि
मार्बल है या कैल्शियम लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, और जब इनके ऊपर वर्षा अम्लीय वर्षा आती है तो उसकी वजह से ये धीरे धीरे इसके अंदर से जो लाइमस्टोन है या मार्बल है वो खराब होने लगता है, और उसमें कई बार तो छेद दिखाई देते हैं, कई बार उसकी जो खूबसूरती है, कई बार उसका जो उसका आकृति है वो खराब होने लगती है। तो इसी चीज को देखते हुए अब आगरा में जो ताजमहल है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रयास में आगरा के पास में मथुरा रिफाइनरी है। मथुरा रिफाइनरी में ऑयल को, तेल का शोधन किया जाता है, तो उसमें अब अत्याधुनिक प्रक्रियाएं या उसमें ऐसी चीजें लगाई जा रही हैं कि आगरा के वायुमंडल में पहुंचने वाली ये गैसें में ऑक्साइड्स जो कि नाइट्रोजन और सल्फर के हैं वो ना पहुंचे, और आगरा के चारों तरफ अत्यधिक पेड़ों को लगाया गया है, वहां पर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए गए हैं, और ताजमहल के ऊपर भी एक पतली पतली एक कोटिंग कर दी गई है, जिससे कि अम्ल जो उसके ऊपर वर्षा ऋतु में आता है या गिरता है उसका प्रभाव ना हो सके। तो इस प्रकार जो अम्लीय वर्षा है ये हमारे जीवन के लिए और साथ साथ में जो हमारी बहुत सारी चीजें हैं, माने पुल है, बिल्डिंग है जहां हम रह रहे हैं, या हमारी मूर्तियां हैं, स्टैच्यूज हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उनको भी खराब कर रही हैं। और ये केवल भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व में लोग बाग इससे प्रभावित हैं। इसको कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और काफी सराहनीय प्रयास भारत द्वारा भी किए जा रहे हैं। एक तीसरी जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसको कि हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। माने कि पृथ्वी के वायुमंडल में एक ओजोन लेयर है, ओजोन का लेयर है, और ये ओजोन लेयर अब धीरे धीरे कम हो रही है। इसके कम होने का क्या कारण है, इसके ऊपर भी आप सबको ध्यान रखना है, और इसके ऊपर भी क्योंकि आपके सिलेबस में इसको भी आपने अध्ययन करना है। ओजोन लेयर पृथ्वी के वायुमंडल में एक स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें पाई जाती है। अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल को अध्ययन करें तो उसमें 4 स्तर की लेयर्स हैं, जिसको कि हम ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और एक मेसोस्फीयर और एक अंत में आउटर स्पेस होता है। स्ट्रेटोस्फीयर 15 से 50 किलोमीटर वायुमंडल की वो लेयर है जिसके अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर के बारे में आपको बताएं कि सूर्य से, जैसे कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपने अध्ययन किया कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसमें एक प्रकार की किरणें होती हैं जिसको कि हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, माने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं, और ये पराबैंगनी किरणें भी 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार इनके तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर है, जैसे कि UVA, UVB और UVC, माने अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। UVA में 315 से 400 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य होता है, और UVB में 280 से 315 नैनोमीटर का तरंगदैर्ध्य होता है। UVC में 100 से 280 नैनोमीटर का तरंगदैर्ध्य होता है। यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि इन तीनों में से UVA, UVB, UVC में से UVB माने जिसका तरंगदैर्ध्य 280 से 315 नैनोमीटर है, यह हमारे लिए अत्यधिक नुकसानदायक है। लेकिन हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है, जिसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ये ओजोन लेयर पराबैंगनी विकिरणों को, जिसका की तरंगदैर्ध्य 280 से 315 नैनोमीटर होता है,
को रोकने में सक्षम होती है। माने कि ये हानिकारक किरणें हमारे तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? कि वहां पर एक वायुमंडल में एक ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, लेयर माने परत, ओजोन परत है, और ये ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अपने में अवशोषित कर लेती है। जब पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में अवशोषित हो जाती हैं तो यह पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है, और जब ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है तो ये हमको वहां किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डालती है। ओजोन परत, अगर जैसे कि मैंने बताया कि ये 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, और अब चिंता का विषय क्या है कि ओजोन गैस, जिसको कि हम O3 बोलते हैं, इसका स्वयं भी निर्माण होता रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल में इसका निर्माण सूर्य की आने वाली किरणों, जिसको कि पराबैंगनी किरणें हैं, उनके द्वारा अपने आप ही होता रहता है। माने कि हमारे वायुमंडल में जो O2 है वह सनलाइट को अवशोषित कर O3 माने ओजोन को बनाती है। ओजोन को बनाते समय ऑक्सीजन का जो एटम है वह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल माने O2 से मिलता है और ओजोन का मॉलिक्यूल O3 बनाता है, और ये ओजोन का मॉलिक्यूल O3 तब बनता है जब ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। माने कि पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होना आवश्यक है। अगर पराबैंगनी किरणें नहीं होंगी तो यह नहीं, ओजोन लेयर नहीं बन पाएगी। पृथ्वी के ऊपर मानव के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। जैसा कि आपने अभी जब कोरोना काल था तो देखा होगा कि ऑक्सीजन कितना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी में हम रह रहे हैं तो पृथ्वी के निचले भाग में वायुमंडल में ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक है, जो कि पौधों से हमें प्राप्त होता है, और पौधे ही ऑक्सीजन बनाते हैं, या फिर इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाई जाती है। लेकिन ओजोन का निर्माण स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, और स्ट्रेटोस्फीयर में इसलिए होता है कि ये पराबैंगनी किरणों को रोक सके। लेकिन पिछले करीबन 30-40 वर्षों से क्या हो रहा है कि मानव की ऐसी बहुत सारी गतिविधियों से, मानव के ऐसे बहुत सारी चीजों के इस्तेमाल करने से, जिसमें कि केमिकल्स हैं जिनको कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे पहले 1930 में थेम्स मेस्ले नामक एक वैज्ञानिक ने बनाई थी, और ये सोच के इसका निर्माण किया था कि ये केमिकल्स हमारे रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशंस में बहुत लंबे समय तक रहेंगे, और हमें इसका जो है फायदा मिलता रहेगा। लेकिन ये जब बनाए जाते हैं, जब फैक्ट्री में बनाए जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, या जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो ये हमारे वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, और वायुमंडल में ये सबसे ऊपर कहाँ पहुंच जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में जहाँ पर की ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन लेयर में पहुंचकर ये वहां पर O3 माने ओजोन से केमिकल रिएक्शन करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर क्लोरीन का एटम होता है। ये क्लोरीन का एटम ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, और O3 को तोड़कर, माने ओजोन के अणु को तोड़कर ये ऑक्सीजन का अणु बना देता है। जैसे कि मैंने बताया कि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए O3 माने ओजोन का अणु आवश्यक है, ना कि ऑक्सीजन का अणु आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें हैं, जिनको कि पहले ओजोन की परत के द्वारा रोक दिया जाता था, अब क्लोरोफ्लोरो के इस्तेमाल होने से, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल, इसी प्रकार से क्लोरोफ्लोरो से संबंधित और भी कई प्रकार के
रासायनिक पदार्थ हैं जो कि ओजोन परत को इसी प्रकार से, जैसे कि क्लोरोफ्लोरो नुकसान कर रही है, उसको नुकसान करते हैं, तो ओजोन के नुकसान होने के बाद सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंचती हैं और ये पराबैंगनी किरणें मनुष्य के स्वास्थ्य के अलावा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करती हैं। इसका किस प्रकार से प्रभाव होता है, माने पराबैंगनी किरणें जो कि ओजोन क्षरण के कारण हमारे तक पहुंच गई हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके कुछ मैं आपको उदाहरण से समझा सकता हूं कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो बॉडी में, हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, जिसको कि हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको ये कमजोर करता है। कोरोना काल में देखा कि वो लोग सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित थे जिनकी की इम्यूनिटी कम थी। तो अल्ट्रा पराबैंगनी किरणें भी ये ऐसी किरणें हैं जो मनुष्य की इम्यूनिटी को कम करती हैं। तो इस प्रकार की किरणों को हमें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। दूसरा प्रभाव ये हमारी आंखों पर डालती हैं, माने पराबैंगनी किरणें, क्योंकि ये पराबैंगनी है, माने कि हमने हमारी आंखों द्वारा इनको देखा नहीं जा सकता, बल्कि आंखों द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे कि कैटरेक्ट होता है। तीसरी बीमारी जो कि सबसे खतरनाक है, उसको हम स्किन कैंसर माने त्वचा के कैंसर के रूप में मानते हैं कि यह पराबैंगनी किरणें जो कि ओजोन क्षरण के कारण हम तक पहुंची हैं, वह पराबैंगनी किरणें हमें या किसी को भी ये त्वचा का कैंसर दे सकती हैं। तो इस प्रकार ये पराबैंगनी किरणें मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये पौधों के ऊपर भी विपरीत प्रभाव डालती हैं। पौधों की जो उत्पादकता है या जो फसलों की उत्पादकता है उसमें कमी लाती हैं और हमारी जो जैव विविधता है, जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं या अन्य प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनको भी प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से हमारा जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको भी ये नुकसान पहुंचाती हैं। उसमें भी विभिन्न प्रकार की ये समस्याएं उत्पन्न करती हैं, माने कि जो उसके अंदर जीवधारी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके भी जीवन को प्रभावित करती हैं और सारा जो इकोसिस्टम है उसको ये असंतुलित कर देती है। इसके अलावा जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है या जो हमारे प्लास्टिक्स हैं, उनको भी ये नुकसान पहुंचाती है। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि बिल्डिंग के निर्माण में या हम अन्य प्रकार की चीजों में हम अत्यधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं या अत्यधिक हम अन्य प्रकार की बहुत सारी पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं और इनका प्रभाव भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। पराबैंगनी किरणें इन सबको भी धीरे धीरे नष्ट करती हैं, जिससे कि हमारा जो बिल्डिंग है या जहां हम रहते हैं उनके ऊपर प्रभाव आता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं, जो कि प्रतिवर्ष या हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है जिससे कि लोगों में जागरूकता है। क्या जागरूकता है कि वो इस प्रकार के रसायनों को, माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ब्रोमाइड जैसे रसायनों को, ये ऐसे रसायन जो कि हमारे ओजोन लेयर को, जो कि वायुमंडल में स्थित है, उसको वो नुकसान ना पहुंचाए, माने कि ओजोन का क्षरण ना हो, ओजोन हमारे वायुमंडल में लगातार बनी रहे। अगर ओजोन का क्षरण होगा तो पराबैंगनी किरणें मनुष्य को प्रभावित करती रहेंगी, मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करेंगी, जैसा कि आपने देखा कि इम्यूनिटी कम हो जाएगी या त्वचा का कैंसर हो जाएगा या कैटरेक्ट हो जाएगा या फसलों की उत्पादकता कम हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में इस प्रकार की गैसें रखें जो कि ओजोन फ्रेंडली हो, माने कि ओजोन की मित्र हो, ना कि ओजोन की दुश्मन। तो इस प्रकार से ना केवल भारत द्वारा बल्कि
राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी चीजों को किया जा रहा है कि हम पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर ना आने दें और पराबैंगनी किरणों को हम वापस जो सूर्य है वहीं पर ही हम रोक दें। यह तभी संभव है जबकि हमारे जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ओजोन परत पूर्ण मात्रा में बनी रहे। अगला जो आपका टॉपिक है जिसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो सॉलिड वेस्ट है या उसके साथ में हैजार्डस वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट माने ठोस कचरा, जैसे कि आप जहाँ आप रहते हैं शहर में, गांव में, या जब आप शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, दिल्ली में, लखनऊ में, पूना में, बेंगलोर में, जब आप इन शहरों में जाते हैं या प्रवेश करते हैं तो शहर की सीमा पर ही बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे होते हैं और उसमें आग लगी होती है या वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी उनके ऊपर बैठे हुए होते हैं और वहाँ से दुर्गंध आ रही होती है। तो ये जो ठोस कचरा है या जो सॉलिड वेस्ट है ये हम अपने घरों से, हम अपने शहरों से, अपनी फैक्ट्रियों से, अपनी कृषि के जो काम है उसके द्वारा हम उत्पन्न करते हैं। इसको पढ़ने की दृष्टि से अगर हम इसका अध्ययन करना चाहें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। एक डोमेस्टिक माने घरेलू, जो कि घरों से आ रहा है, घरेलू वेस्ट। दूसरा म्युनिसिपल माने जो हमारे शहरों से आ रहा है। तीसरा इंडस्ट्रियल माने जो कि हमारी फैक्ट्रियों से आ रहा है। चौथा एग्रीकल्चर माने जो हमारी कृषि की एक्टिविटीज हैं, कृषि के कार्यकलाप हैं, उनसे भी वेस्ट बन रहा है, जैसा कि आपने पराली के बारे में पढ़ा होगा या अखबारों में सुना होगा। पांचवा स्पेशल वेस्ट माने विशेष प्रकार का वेस्ट है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या हैजार्डस वेस्ट है या रेडियोएक्टिव वेस्ट है, जिसके ऊपर हम आगे चल के चर्चा करेंगे। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से वेस्ट हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ठोस या सॉलिड वेस्ट है, ये अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये ऐसे अपशिष्ट चीजें हैं जिसको कि हम वायु के द्वारा या जल के द्वारा नहीं भेज पा रहे हैं, बल्कि ये हमारे लैंड में या हमारी मिट्टी के ऊपर ही पड़े हुए हैं। और ये वो सब चीजें हैं जिसका कि अब उपयोग आप नहीं कर रहे हैं और आपने इनको अपने घरों से फेंक दिया है। इसमें सबसे पहले जो घरेलू वेस्ट है, जिसको कि हमने डोमेस्टिक वेस्ट किया है कहा है, ये कौन सा वेस्ट है? ये वो वेस्ट है जो कि आप खाना बनाते समय या खाने को आप देते समय या आपके घर में जब सामान आता है या जैसे कि अखबार है, पेपर है, या जो आपका प्लास्टिक का सामान है, जब जिसमें कि आप प्लास्टिक के बैग हैं या कपड़े हैं जिनका कि आप इस्तेमाल कर चुके हैं, ये सारी की सारी चीजें ये डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर आती हैं, माने घरेलू वेस्ट के अंदर आती हैं। दूसरा जो वेस्ट है वो आपका म्युनिसिपल वेस्ट है। म्युनिसिपल वेस्ट माने वो वेस्ट जो कि आपके घरों से, आपके ऑफिस से, आपके होटल से, आपके मार्केट से, माने आपकी दुकानों से सड़क पर फेंक दिया जाता है, जिसमें कि पत्तियां हैं, मिट्टी है, प्लास्टिक है, ये सारी चीजें, यहाँ तक कि मरे हुए जानवर हैं या बेकार गाड़ियां हैं, आपने देखा होगा स्कूटर या कार, रिक्शा इत्यादि, ये सब भी हमारे म्युनिसिपल वेस्ट में आते हैं। कई बार हम अपना बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने के बाद में जो भी सामग्री बचती है उसको हम वहीं छोड़ देते हैं, तो पाइप है, बिजली के तार इत्यादि हैं, ये सब म्युनिसिपल वेस्ट के अंदर आते हैं। और ये म्युनिसिपल वेस्ट भी हमारे लिए जैसा कि घरेलू वेस्ट है उसी प्रकार ये भी नुकसान करता है। एग्रीकल्चर वेस्ट है, माने हम कृषि में बहुत सारी इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, उसके बाद में वो बचता है, या जब हम फसलें काटते हैं
तो जो फसलों का अवशेष है वो बचता है, जैसे गन्ने का है, बगैसे बोलते हैं, या चावल की भूसी है, या मक्का की जो रेसिड्यू है, या इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर कि हमारी खेती की जा रही है, या जहाँ पर हम जानवरों को बांध रहे हैं, वहां पर से जो वेस्ट निकलता है उसको एग्रीकल्चर वेस्ट में की श्रेणी में लाते हैं। औद्योगिक वेस्ट में कई प्रकार के वेस्ट होते हैं। ये वेस्ट निर्भर करते हैं कि वो फैक्ट्री किस प्रकार की है, माने कि वहां पर क्या बनाया जा रहा है, क्या वहां पर प्लास्टिक बनाया जा रहा है, क्या वहां पर रबड़ बनाया जा रहा है, क्या वहां पर कपड़े बनाए जा रहे हैं, या वहां पर खाने की सामग्री बनाई जा रही है, या वहां पर मेटल बनाया जा रहा है, या स्टील बनाया जा रहा है। तो यह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वहां पर आप क्या बना रहे हैं। स्पेशल वेस्ट में, जैसा कि मैंने बताया, स्पेशल वेस्ट का नाम ही माने विशेष प्रकार का वेस्ट, जिसमें कि रेडियो एक्टिव वेस्ट आता है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है, टॉक्सिक वेस्ट आता है जो कि हमारी पेस्टिसाइड से या हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से निकलता है, जहाँ की पेस्टिसाइड बनाए जा रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें कि एंजाइम्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, मेडिसिन हैं, पैथोजेनिक और पैथोलॉजिकल वेस्ट हैं। इसके अलावा ई वेस्ट आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग टीवी देखते हैं, कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं, और 5-10 साल के बाद में जब ये खराब हो जाता है तब आप इसको फेंक देते हैं, और ये फेंके गए जो वेस्ट है उसी को हम ई वेस्ट कहते हैं। ई वेस्ट के अंतर्गत बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं। इसमें बैटरियां होती हैं, प्लास्टिक का मटेरियल होता है, बैटरी में लेड होता है, और लेड के साथ साथ में कैडमियम भी पाया जाता है। और ये लेड और कैडमियम ना केवल बच्चों के लिए बल्कि अन्य श्रेणी के या अन्य आयु वर्गों के लिए भी बहुत नुकसानदायक होते हैं, और उनके ऊपर भी इनका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है, और ये प्लास्टिक भी बहुत हानिकारक होते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो ये वेस्ट है, माने जो सॉलिड वेस्ट है जिसको कि आप जो है अपने घरों से फेंक रहे हैं, इसके बारे में इतनी चिंता करने की क्यों आवश्यकता है, या ये आप क्यों पढ़ रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, क्योंकि हमें दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है। माने हमें कागज की आवश्यकता है, हमें चमड़े की आवश्यकता है, हमें रबड़ की आवश्यकता है, हमें प्लास्टिक की आवश्यकता है। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ में उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी आवश्यक है। तो हमारे कृषि भी बढ़ रहा है, हमारी फैक्ट्री भी बढ़ रही है, माने औद्योगिकरण भी हो रहा है, शहरीकरण भी हो रहा है। इस कारण से हमारा जो चीजों को इस्तेमाल करने की रफ्तार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन निस्तारित चीजों को हम अच्छे तरीके से उनको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, माने उनका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये शहरों के चारों तरफ, या शहरों के अंदर, या फैक्ट्री के चारों तरफ, या नदियों के अंदर, या पहाड़ों पर भी आप इनको देख सकते हैं। ये विभिन्न स्थानों पर ये पाए जाते हैं। पहले इसकी जो उत्पादन था वो कम था, लेकिन शहरीकरण या पॉपुलेशन बढ़ने से या औद्योगिकरण से लगातार मात्रा में, लगातार इसकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। और आज की तारीख में जो हमारा जो सोचना है, या हम ये सोचते हैं कि जो कैन है, या जो बॉटल है, या जो प्लास्टिक का सामान है, या घर में जो इस्तेमाल की गई चीजें हैं, उनको रखने से अच्छा है कि उनको फेंक दिया जाए। तो हमने अपने घर से उनको फेंकने का एक जो सिस्टम बना लिया है कि हम उनको अपने घर से फेंक देते हैं, और फेंकने के साथ साथ वो जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर वो प्रदूषण का कारण बनते हैं,
और इन फेंकी गई चीजों में ऐसे रसायन होते हैं, ऐसी जहरीली तत्व होते हैं या ऐसी जहरीली चीजें होती हैं जिसके कारण वहाँ के जल को, वहाँ की मिट्टी को या वहाँ की वायु में प्रदूषण आता है और इस प्रदूषण की वजह से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और मानव स्वास्थ्य के ऊपर तो अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अब ये सोचने की बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये देखा गया है कि पिछले कई दशकों में हमारा जो शहरीकरण है वो बहुत तेजी से हुआ है। साथ साथ में जो पर कैपिटा इनकम है, माने हमारी आमदनी में भी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से हम बाजार से बनी बनाई चीजें या बना बनाया खाना लाते हैं या हम पैक्ड फूड का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद में हम उसको फेंक देते हैं। तो इस प्रकार ये चीजें इस्तेमाल करने के बाद में जो फेंक दी गई हैं, फेंकने के कारण हमारी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो चीजों को हमने फेंक दिया है, जिन चीजों को हमने अपने घर से या अपने इंडस्ट्री से फेंक दिया है, इसके लिए ये आवश्यक है कि इनका हम सही इस्तेमाल करें। अन्यथा की स्थिति में क्या होता है कि ये मानव स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव करता है। जिन जगह पर हम इन चीजों को फेंकते हैं वहां पर मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ साथ वहां पर आपने देखा होगा मक्खी, मच्छर, चूहे, कौवे और गाय, अन्य जानवर वहां पर उस कूड़े को चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे कि वहां पर जो रोगाणु है या वहां पर ये जो रोग फैलाने वाले जीवधारी हैं, ये चारों तरफ फैल जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि इस प्रकार घरों से फेंके गए जो कचरा है इसका उचित प्रबंधन किया जाए। इसके अलावा ये आवश्यक है कि जो चीजें हैं आपके लिए इस्तेमाल करने के बाद में अभी उसको पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जो फटे पुराने कपड़े हैं उसके थैले बनाए जा सकते हैं और प्लास्टिक की चीजों को कम से कम इस्तेमाल किया जा सकता है। अब प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कम से कम करना है क्योंकि प्लास्टिक भी मानव के लिए और अन्य जीवधारों के लिए अत्यंत नुकसानकारी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग प्लास्टिक के बैग के अंदर खाना फेंक देते हैं और उसको गाय व अन्य जानवर प्लास्टिक सहित खा लेते हैं और कुछ समय बाद उनकी जो पेट है या स्टमक है उसके अंदर प्लास्टिक का ये जो पन्नी है ये रुक जाती है और वो कुछ समय बाद ये जानवर मर जाते हैं। तो हमको प्लास्टिक के उत्पादों को, अन्य चीजों को ज्यादा से ज्यादा हमको इस्तेमाल करना चाहिए। आज जो हम लोगों ने ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज के ऊपर जो चर्चा करी है और जैसा कि आपने कुछ ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज के ऊपर देखा कि ये इश्यूज ऐसे हैं, माने ये समस्याएं वो समस्याएं हैं जो कि ना कि उस देश में जहाँ पर हैं बल्कि अन्य देशों को, अन्य पृथ्वी पर अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित कर रही हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ओजोन लेयर है, एसिड रेन है और सॉलिड वेस्ट की जो प्रॉब्लम है ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। आपके पाठ्यक्रम में है, मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे और अगर आपके प्रश्न होंगे तो मेरे से वो प्रश्न भी आप कर पाएंगे। हमें अपने इस प्रकार के कार्य को करना है कि मानव का जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहना चाहिए और ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा इत्यादि आने वाले समय में अगर कम ना हो पाए तो कम से कम बढ़ ना पाए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी चीज़ों को कम करने की योजनाएं बनाई गई हैं और उनको किया भी जा रहा है। आज केवल इतना ही। धन्यवाद।